यार पिछले 2 हफ्ते से इंडिया के अंदर इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नया सीजन ही आ गया हो। मार्केट में एक नई टर्म आ चुकी है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट जिहाद। पहले उसके अंदर टीसीएस फंस गया, उसके बाद लेंसकार्ट फंस गया, फिर नमिता थापर को घेर लिया, फिर एयर इंडिया भी फंस गया, वो भी सफाइयां देते फिर रहे। और ये क्यों घसीटी गई फालतू। और जब ये वीडियो बनाने वाला था ना, मैं कुछ पॉइंटर्स को नोट डाउन कर रहा था, तो मैं अपनी टीम के साथ बैठा था। मैंने उनको ऐसी कंसर्न शेयर किया कि यार देखो कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश के अंदर, कितना ज्यादा कंसर्निंग है ये। तो मुझे लगता है ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सामने से उसका जवाब आया, भैया टेंशन क्यों ले रहे हो, इलेक्शन चल रहा है। एंड मैंने बोला हाँ यार इलेक्शन तो चल रहा है, तो एक काम करते हैं, तुमने राइट विंग की वीडियो भी देख ली, लेफ्ट विंग की वीडियोस भी देख ली, हमारी सबसे लेट आ रही है, तुम्हारा भाई थोड़ा बिजी था, पर अभी लेट आए हैं तो सब कुछ कंक्लूड करके जाएंगे। 5 इंसिडेंट्स के ऊपर बात करते हैं, 5 के ऊपर सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, डेटास देखेंगे, एफआईआर देखेंगे, किसके खिलाफ किस सेक्शन के अंदर हुई है, उसका कंक्लूजन क्या है। और 5 पॉइंट्स के अंदर ना हम लोग एक चीज के ऊपर स्टक रहेंगे, एंड दैट इज एक्सट्रीमिज्म। हमें एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बात करनी है। और इससे मैं मीन क्या करता हूँ ये तुम्हें वीडियो में आगे समझ आएगा, पर सबसे पहले हम बात करते हैं लेंसकार्ट केस की। अभी 15 अप्रैल को ना लेंसकार्ट का एक ग्रूमिंग गाइडलाइन टाइप का ना पैम्पलेट वायरल हो गया। और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था कि आप लोग बिंदी नहीं लगा सकते, कोई भी रिलीजियस थ्रेड नहीं डाल सकते, कलावा नहीं डाल सकते, सिंदूर नहीं डाल सकते, और ये सारी चीजें ना उनके ग्रूमिंग गाइडलाइन के अंदर मेंशन कर रखी थी। अभी प्रॉब्लम समझो, लोगों को लग रहा है कि यार लेंसकार्ट ने ग्रूमिंग गाइडलाइन निकाल कैसे दी, वो किसी को क्या डालना और क्या नहीं डालना इसके ऊपर कमेंट कर कैसे सकते हैं, वो किसी को धार्मिक चीजें ना डालने के ऊपर फोर्स कर कैसे सकते हैं। कोई कलावा डालना चाहता है, जैसे मैं भी डाल के बैठा हूँ, कोई अगर डाल के ऑफिस जाना चाहे तो वो क्यों नहीं जा सकता, अगर कोई तिलक लगा के ऑफिस जाना चाहे तो वो क्यों नहीं जा सकता। एंड लेट मी बी वेरी फेयर ऑन दिस कि भैया काफी गाइडलाइंस कंपनीज के अंदर ऐसी होती है, और ऐसी गाइडलाइंस बनाने के पीछे ना एक रीजन होता है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपका स्टाफ किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कलावा डाल के या फिर तिलक लगा के किसी भी लेंस का स्टोर के अंदर खड़ा हूं और वहां पे कोई मुस्लिम आ जाता है, एंड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि शायद वो हिंदू लोगों के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, तो बहुत हाई चांसेस है कि इससे एट द एंड मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो लेंसकार्ट ने ऐसा कंपनी इस चीज को डिसाइड किया कि कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा हमारे स्टोर्स के अंदर, और ये एक बहुत अच्छा रूल है। बट कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने हिजाब कैसे डालना है उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस बना रखी है। उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन बना रखी है कि भैया आप सिर्फ ब्लैक हिजाब डाल सकते हो, प्रॉपर ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे डालना है। और यहाँ पे पूरी की पूरी सिचुएशन एकदम फ्लिप हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि आपने एक धर्म को तो बोल दिया कि आप लोग किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और दूसरे धर्म को प्रॉपर परमिशन दी गई है। तो आपकी जितनी भी ग्रूमिंग गाइडलाइंस थी ना, इसको एंटी हिंदू गाइडलाइंस की तरह देखा जा रहा है और देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वैसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बना रखी थी। अभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट 15 तारीख को वायरल हो जाता है, पीयूष बंसल को पता लगता है भाई ये तो गलत चीज वायरल होगी, ये तो हिंदू थोड़े से नाराज हो जाएंगे इसके ऊपर, हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, ऐसे किसी को अफेंड तो कर नहीं सकते। तो 15 तारीख को जनाब आए और रिफ्यूज कर दी कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, फेक है ये तो। फिर लोग फैक्ट निकाल के ट्वीट कर रहे कि भैया फेक तो नहीं है, आप कैसे पागल बना रहे हो। फिर 16 अप्रैल को आगे बोलते हैं यार ये तो पुराना डॉक्यूमेंट है, अभी मत देखो। पहले कभी गलत जमाने के अंदर गलती से कोई गाइडलाइन बन गई होगी, हम फॉलो वगैरह नहीं करते इसको, और इसी ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट आ गया कि भैया पुरानी गाइडलाइन नहीं है। इसी साल फरवरी 2026 को ही निकाली है इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, वही हुआ जो होना भी चाहिए था, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, फाउंडर ने आगे माफिया मांगनी चालू कर दी, वही पुराना रोना कि भैया हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, गलती से हो गया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। लोग जाके उनके पुतले जला रहे हैं, लोग जाके अपना चश्मा ले रहे हैं, लेंसकार्ट के स्टोर के बाहर जाके तोड़ दे रहे हैं। मतलब अगर नया चश्मा नहीं बनवाना लेंसकार्ट से तो मत बनवाओ, अभी वाला के तोड़ रहे हो यार। बट इसके बाद क्या होता है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट चीजें होनी शुरू हो जाती है। हिंदू उत्सव समिति प्रेसिडेंट भोपाल के एक स्टोर के अंदर जाती है और वहां के स्टाफ को ना फोर्सफुली तिलक लगाने लग जाती है, कलावा बांधना शुरू कर देती है, they'll be like we are representing हिंदू धर्म। ओके, बट आपको कौन बोला? मुंबई के स्टोर के अंदर भी सेम चीज होती है, कुछ बीजेपी के लोग जाते हैं और वहां पे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, लोगों से बहस की जाती है। एक स्टोर के अंदर विजिट किया जाता है और वहां पे ना मुस्लिम मैनेजर होता है, तो उसको जाके बोलते हैं अच्छा तभी तू कलावा नहीं डालने दे रहा, तभी तू टीका नहीं लगाने दे रहा, तू मुस्लिम है, तू कॉर्पोरेट जिहाद फैला रहा है, एंड सो ऑन थिंग्स। इसलिए बंद करवाया तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। एंड उस मैनेजर की सैलरी एट मैक्स 22,000 होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिसी मेकिंग से। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा तुम लोग देखोगे गरीबों को बहुत दबाएंगे। वही क्लासिकल चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग आ जाते हैं जो हिंदू धर्म का ठेका ले लेते हैं, क्योंकि जब चीजें गलत हो रही थी तब तो अपने इसी रूम के अंदर बैठे थे और बढ़िया से चाय पी रहे थे, और जैसे जब कोई चीज गलत हो जाती है उसके बाद जाके पूरा ठेका ले लेते, हम बचाएंगे, हम। तो इस बार वही हुआ जो हमेशा होता है, लेबर क्लास को बुली किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और अगर ये एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, एक रिएक्शन होता है, वो भी लोग पर्सनल लेवल पे करते हैं ना कि भैया हम लेंसकार्ट से सामान नहीं लेंगे, एक
एकदम परफेक्ट मत लो, कोई तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तुम उसके काम की रिस्पेक्ट मत करो, तुम्हें लेना भी है 200 रुपए महंगा ले लो, कहीं और से ले लो। और जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उससे बदला लेने के लिए कुछ लोग आके ना एक्सट्रीमिस्ट हरकतें करेंगे, जिसको हम लोग डिफेंड भी नहीं कर सकते और उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग बिजनेस चलाते हैं ना, उनके लिए काम की चीज दिखाता हूँ। तुम लोग सच सच बताना, अकाउंटिंग का काम कितना पेनफुल है। पहले मैन्युअली जाके हर इनवॉइस को बनाओ, फिर एक्सेल के अंदर वो सारी की सारी एंट्रियां चढ़ाओ, फिर क्लाइंट पैसे नहीं देता तो उसको बार बार व्हाट्सएप पे फॉलो अप भेजते रहो कि भैया पैसे दे दो, हमारे ही पैसे हैं। फिर हफ्ते के एंड के अंदर बैलेंस शीट मैच करते बैठ जाते हैं, सीए का फोन आता है कि भैया सारा डेटा भेज दो, फाइलिंग करनी है। हर चीज को बिखेर के बैठे होते हैं और समेटने में इतना टाइम लग जाता है, वो प्रॉब्लमेटिक बहुत होता है। बट एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पूरी की पूरी मैस को एक ही जगह पे ले आता है और उसका नाम है ओडो अकाउंटिंग। ये प्रोफेशनल इनवॉइस को सिर्फ और सिर्फ 2 क्लिक में बना देता है और जो क्लाइंट टाइम पे पैसा नहीं देता ना, उसको ऑटोमेटिकली फॉलो अप भी शेयर कर देता है। तुम्हें मैन्युअली फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, सप्लायर का इनवॉइस अपलोड कर दो, ओडो का एआई खुद से सारा डेटा रीड कर लेगा और मैनुअल एंट्रीज कर देगा। और इनकी ऐप 28,000 बैंक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट के अंदर होती है वो रियल टाइम इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है और डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारा डेटा एक ही जगह में मिल जाएगा, कितना आया, कितना गया, कितना पेंडिंग है, किस किस क्लाइंट का पेंडिंग है। और सबसे मस्त बात बताओ, इनकी एक ऐप लाइफ टाइम तक फ्री है और वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट के साथ। और अगर बाकी एप्स को भी ट्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ 580 रुपए पर मंथ लगेंगे। जिनको भी चेकआउट करना है, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दिया। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। और ऐसे एक और एक्सट्रीमिस्ट कांड हुआ नमिता थापड़ के साथ। पता नहीं है शार्क टैंक वालों को क्या चल रहा है कॉर्पोरेट जिहाद से, ऑलमोस्ट सारे शख्स को गिर लिए गए, दूसरी है। हाल ही में होता क्या, 3 हफ्ते पहले ना इनकी एक वीडियो वायरल होती है। ये क्या करती है, ये ना आगे बेनिफिट्स बताना शुरू कर देती है कि अगर आप लोग नमाज पढ़ते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नमिता ने बताया कैसे एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, जब भी आप लोग नमाज पढ़ते हो तो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा ओवरऑल। पर उसको देख के ना सोसाइटी ऑफेंड होगी। सोसाइटी ने आगे बोला, अरे भाई हिंदू धर्म के अंदर भी तो कितने सारे आसन है, आपने मुस्लिम धर्म की कोई अच्छी चीज को क्यों हाईलाइट कर दिया, आपने हिंदू धर्म की कोई अच्छी चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको बोल देते हैं, आपको छोड़ो, आपकी जो 80 साल की मदर है ना उनको भी बोल देते हैं। और 3 हफ्तों तक लगातार इनको ऐसी गालियां दी गई। 20 अप्रैल को नमिता आती है, लोगों को कन्फ्रंट करती है और बोलती है, अबे तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी भी है, मैंने करवा चौथ के ऊपर वीडियो बना रखी है, मैंने सूर्य नमस्कार के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। और जिस टाइम पे मैं सारी वीडियोस बनाती थी ना, तब कोई बैकलैश नहीं होता था। बट क्योंकि अभी एक ऐसे धर्म के बेनिफिट्स बताने के लिए मैंने वीडियो बना दी है जो तुम्हारी आइडियोलॉजी से नहीं मिलते और मैं एक पर्टिकुलर धर्म से हूं, तो मेरे को बैकलैश मिल रहा है। तो ये जो नए नए ताजे ताजे हिंदू बच्चे पैदा हुए, ये आए कहां से हैं? और यहाँ पे ना एक बहुत क्रेजी चीज हुई है, नमिता को ना पर्सनल लेवल पर अटैक किया गया, उनके बिजनेस को नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस दवाइयां बनाता है, अगर नहीं खाएंगे तो भैया मर जाएंगे। तो नमिता दीदी को पर्सनली जाके अटैक कर देते हैं। एंड इसी चीज को ना एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। जब कोई चीज आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, आप लोग उसको हिंदू धर्म का कवर चढ़ा के एक रैप के अंदर परोस देते हो, कोई ना कोई मीम पे जाके उसको प्रमोट कर देता है, नीचे मंदबुद्धि लोग आते हैं जो इस वीडियो के अंदर भी आएंगे और टॉप कमेंट बना भी देंगे कि तू तो साले धब्बा है, ये है वो, बहुत चीजें बोलेंगे। बट ये जो खोखले लोग होते हैं ना, ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पता है, हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हम लोग चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अभी मुझे शायद लेंस कार्ड नहीं पसंद, और अगर मुझे याद रहा, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, अगर मुझे याद रहा तो मैं कॉन्शियस डिसीजन लूंगा कि मैं लेंस कार्ड से सामान नहीं लूंगा, मेरी पर्सनल चॉइस। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ होता मैं तब भी नहीं लेता। रहा हिंदू धर्म के खिलाफ रूल से मुझे ज्यादा इफेक्ट हुआ, मुझे हुई प्रॉब्लम। बट क्योंकि पूरी दुनिया ऑफेंड हो रही है तो मेरा ऑफेंड होना बहुत जरूरी है। ये पीयर प्रेशर में मुझसे ऑफेंड नहीं हो जाता। नमिता थापर भी क्या कर रही है, मुस्लिम धर्म को प्रमोट कर रही है, जिहाद फैलाया जा रहा है। ऐसी चीजों से मुझे पीयर प्रेशर है ना, कोई 4-5 साल पहले बंद हो चुका है। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स के ऊपर मेरा रिएक्शन हमेशा यही रहता है कि क्या बुलशिट है ये। और ऐसी चीजें जब भी होती है ना, मुझे कभी भी ऑर्गेनिक नहीं लगती। मुझे लगता है आसपास कोई ना कोई इलेक्शन चल ही रहा है और हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा डेड हो चुकी है कि उनके साथ ना आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकते हो। जैसे एयर इंडिया का केस ले लो भाई, ये केस सुन के मैं हंसा हूं, मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, ये केस सुन के मैं हंसा हूं। 18 अप्रैल को क्या होता है, एयर इंडिया की एक हैंड बुक वायरल होती है जो सिर्फ और सिर्फ कैबिन क्रू के लिए। ध्यान से सुनो इस बात को, कैबिन क्रू के लिए। उसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि आप लोग कोई बड़ी बिंदी नहीं लगा सकते हो, तिलक नहीं लगा सकते हो, कलावा नहीं डाल सकते हो। सेम वही चीज है जो लेंस कार्ड के अंदर भी हो रही थी। आप लोग गले के अंदर कुछ नहीं डाल सकते, कोई नेकलेस नहीं हो सकता, कोई रिंग नहीं हो सकती, कोई स्टोन्स वाली रिंग नहीं हो सकती, थंब के अंदर आप कोई रिंग नहीं डाल सकते, और अगर बिंदी भी लगाओगे तो 0.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ साड़ी के साथ अलाउड है। अगर आपने साड़ी नहीं डाल सकती तो 0.5 सेंटीमीटर की बिंदी भी अलाउड नहीं है। और इसको बोलते हैं ड्रेस कोड। जैसा मैंने पहले बताया था कि भैया लेंस कार्ड के अंदर भी अगर रूल्स बनाए गए हैं तो किस माइंडसेट से बनाए गए होंगे, इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो आपके एम्प्लॉइज है वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करें। अभी एयर इंडिया के केस के अंदर क्या होता है, ये ना भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग टीका नहीं लगा सकते और मुस्लिम लड़की ने हिजाब डाल रखा है, हिजाब भी अलाउड नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो जनाब। 2023 के अंदर मनीष मल्होत्रा ने इनकी एक ड्रेसिंग सेंस और यूनिफॉर्म को डिजाइन किया था, आपको वही डाल के रहना पड़ेगा, ये रूल है उनकी जॉब का। और अगर आप लोग कभी एयरपोर्ट पे गए हो, कभी प्लेन में ट्रेवल किया तो आपने देखा होगा जो कैबिन क्रूज होते हैं ना, उनके सबकी यूनिफॉर्म सेम होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर होता है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी होता है। और इन चीजों के लिए इनकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी है। इनका बोलना है कि भैया हम चाहते हैं हमारा सारा
स्टाफ सेम ड्रेस के अंदर, तो आप लोग हिजाब वगैरह डाल के नहीं आ सकते हो। आप लोग हाथ के अंदर ज्वेलरी वगैरह इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ऑपरेशनल काम है। कैबिन क्रू को हमेशा चेकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, हर बार अलग से अंगूठियां उतारो, डालो, उसको चेक करवाओ, फिर डालो, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और जो एविएशन इंडस्ट्री ऑपरेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर ही ऑपरेट करती है, तो प्रोसेस को जितना ज्यादा कट किया जा सके उतना ज्यादा कट करने की कोशिश करते हैं, ये उनका रीजन है। बट ये बात सोशल मीडिया के ऊपर आ गई, हमारे न्यूज मीडिया को कंटेंट मिल गया, और जो हमारे सो कॉल्ड न्यूट्रल यूट्यूबर्स है उनको तो क्लिकबेट करने का मौका मिल गया। तो आगे अनशन फालतू बोले जा रहे। एयर इंडिया से पूछा कि भैया क्या चल रहा है ये, एयर इंडिया आगे से जवाब देता है, अरे भैया आउटडेटेड मैनुअल था, अब तो चेंज हो गया। और यही एग्जैक्टली चीज थी जिसको देख के मैं हंसा। एक ऐसा जॉब जिसके अंदर ड्रेसिंग कोड मैंडेटरी है, जब उस कंपनी से पूछा कि भैया क्यों हिंदू रिलीजन की चीजें फॉलो नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने आके इंडिया के अंदर ये नहीं बोला कि हम हिंदू धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कोई हिंदू हो जाए मुस्लिम हो जाए हम नहीं डालने दे रहे हैं चीजें, हमारा एक ड्रेस कोड है, आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उनके पास ये बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, तो उन्होंने आगे सीधा बोल दिया भाई ये तो पुरानी मैनुअल है, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हमने रियलिटी आगे बता दी कि भैया हम हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं है, कोई अगर मुस्लिम भी है तो हम उसको टोपी डाल के नहीं आने देते अपने स्टाफ के अंदर, हम नहीं चाहते वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करे। अगर एयर इंडिया वाले ये बोलते तो मुस्लिम और ऑफेंड हो जाते, तो उन्होंने सेफ रास्ता चुना कि भैया जितना तुम्हें दिख गया जो तुम सोच रहे हो माफी मांग लेते हैं। तो बेचारे आके हमने रूल ही नहीं बता पाए, क्योंकि उनको पता है सामने जो लोग खड़े हैं ना वो एक्सट्रीमिस्ट है। तमिल रैना का भी ट्रेलर लाइव आया था, उसके अंदर एक लाइन है मुझे बहुत पसंद है, यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर, When the fight is not fair, you fuck off from there. और इधर एयर इंडिया ने यही किया, उसको समझ आ गया था कि भैया फाइट यहाँ पे फेयर नहीं होगी। बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग पड़े हैं जो हमारे एयरपोर्ट के अंदर हमारे जहाज में घुस जाएंगे और तिलक लगा देंगे, या एक दूसरी गैंग निकल आएगी जो जबरदस्ती टोपियां पहना बना के भेज रही होंगी। यहाँ तक तो कहानी होगी एक्सट्रीमिज्म की जो चल ही रहा है। बट एक और केस जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था और वो था टीसीएस स्कैंडल, और कॉर्पोरेट जिहाद जो एक्चुअल में फेमस होना शुरू हुआ ना वो यहीं से फेमस होना शुरू हुआ। और मुझे पता है तुमने इस टॉपिक के ऊपर ना काफी सारी वीडियोस देख रखी है, और अगर तुमने मेन स्ट्रीम मीडिया कंज्यूम कर रखा है तो भाई तुम्हें ये वीडियो बहुत चुभेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो पहले ही बता चुके 40 दिन का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, पुलिस वाले बोल रहे भाई हमने तो किया ही नहीं, मीडिया आगे बोल रहे भैया एचआर मैनेजर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व था, और टीसीएस वाले आगे बोल रहे अरे जिस पे आप ब्लेम कर रहे हैं वो एचआर ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लमेटिक और यूनिक स्टोरी है, पूरी स्टोरी को सुनेंगे समझेंगे और देखेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है पिछले महीने 25 मार्च को, जब 23 साल की एक हिंदू दलित लड़की एफआईआर फाइल करवा दी थी एक लड़के के खिलाफ जिसका नाम था दानिश शेख, और एलिगेशन क्या लगाया गया कि शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया। अगस्त 2024 ऑलमोस्ट 2 साल पहले होटल आनंद रिजोर्ट के अंदर लेके गया था उस लड़की को, फिर फिजिकल रिलेशन वगैरह बने होंगे, फिर बाद में पता चलता है कि जनाब की तो शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। यहाँ से पूरा का पूरा केस शुरू होता है, उसके बाद केस आगे बढ़ता है, लड़के के खिलाफ एफआईआर को फाइल कर दिया जाता है। और ये जो इनका रिलेशन था ये टीसीएस के अंदर शुरू नहीं हुआ था, पहले से जानते हैं एक दूसरे को, और टीसीएस के अंदर जॉब करने के लिए भी इसी लड़के ने ही लड़की को बोला था। उसके बाद पुलिस थोड़ी बहुत इंक्वायरी करती है, वहां पे टीसीएस की ब्रांच के अंदर विजिट करती है, लोगों को जाके बोला जाता है अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप आगे कन्फ्रंट करो, हमें ऐसे छुप के दब के बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मीडिया इसको बोल रहा है कि 40 दिन का स्टिंग ऑपरेशन चलाया, नहीं चलाया, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर इससे इंपैक्ट क्या हुआ वो बताता हूँ। काफी लोग निकल के सामने आए, 3 अप्रैल तक 9 एफआईआर करवा दी गई, जिसके अंदर 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और एफआईआर ये 5 सेक्शंस के अंदर हुई है। सबसे पहले सेक्शन 69 जो एक रेप कैटेगरी के अंदर आता है, दूसरा है बीएनएस सेक्शन 75 जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है, तीसरा है सेक्शन 299 और ये धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने के अंदर आता है, चौथा है SC/ST एक्ट, और 5वां है सेक्शन 3। और एफआईआर के अंदर ये भी बोला गया कि ये जो मुस्लिम लोगों का ग्रुप था ये कृष्णा को वुमनाइजर बोलते थे, इन्होंने द्रौपदी के खिलाफ भी बोला और शिवा के खिलाफ भी बोला। क्या बोला मुझे मेरी जुबान गंदी नहीं करनी है, पर गलत बोला। और ये जिन 9 लोगों ने कंप्लेंट करवाई थी उसके अंदर से 8 लड़कियां थी और एक लड़का भी था, और जो लड़के ने कंप्लेंट करी थी उसके अंदर एक अलग चीज भी बोली गई। उसके अंदर बताया गया कि 2023 की ईद के अंदर ये लोग मुझे अपने घर ले गए थे, मुझे स्कल कैप पहनाई, मुझे नमाज पढ़वाई और मेरी फोटो लेके इन्होंने ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दिया। मुझे जबरदस्ती की जाती थी कि मैं नॉनवेज खाऊं, जबकि इन लोगों को पता था कि मैं वेजिटेरियन हूं। और ये सारी चीजें धीरे धीरे करके बाहर आनी शुरू हो गई, और ये सारी कंप्लेंट्स होने के बाद 8 लोग जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। ट्रायल चल रहा है, कोई बच के नहीं निकलेगा जहां तक मुझे समझ आ रही, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटरीच हो चुकी है, जिससे बहुत सारे हिंदू लोग ऑफेंड हो चुके हैं, 100% जस्टिफाइड। बट ना ये सारी चीज के बीच में ना एक चीज ध्यान देने वाली है, जितनी भी 9 एफआईआर फाइल करी गई है उसके अंदर से एक भी एफआईआर एंटी कन्वर्जन लॉ के अंडर नहीं आती है, जिसका मतलब एक भी एफआईआर इसके अंडर फाइल की ही नहीं गई है कि उनके रिलीजन को पिविट करवाया जा रहा था। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है कि ये कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा था, टीसीएस के लोग इसमें मिले हुए थे, वो पूरा का पूरा एजेंडा फेक है। मीडिया के अंदर बोला जा रहा है कि भैया 40 दिन तक पुलिस ने वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी, अंडरकवर एजेंट भेजे। 40 दिन तक इस तेज तर्रार टीम का ऑपरेशन चलता रहा। वो हर दिन अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करती रही, बताती रही
कि प्राइवेट और इनफॉर्मल मीटिंग्स में क्या कुछ चल रहा है। कोई एजेंट 40 दिनों तक नहीं भेजे थे, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। ये सोशल मीडिया की बात है, थोड़ी सी हवा होके बढ़ गई है। अब पुलिस वहां गई थी, पुलिस ने वहां पे जाके लोगों को कन्विंस किया था कि भैया अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें आके बताओ। पर पुलिस कमिश्नर संदीप ने डायरेक्टली बोल दिया कि हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्जन रैकेट की तरह नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंप्लेंट्स के अंदर अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए हैं। हाँ, हिंदू धर्म की डिसरिस्पेक्ट की गई है, हिंदू गॉड्स के खिलाफ बोला गया, पर वो एक कन्वर्जन रैकेट का पार्ट नहीं था। नितिन गायकवाड़ ने ये चीज एडमिट करी है कि हमने एफआईआर फाइल होने से पहले 2-3 दिनों तक विक्टिम को कंसोल किया था और उसको मोटिवेट किया था कि आप जाके एफआईआर फाइल कर। 26 मार्च को रात को 1 बजे एक एफआईआर फाइल होती है, उसके बाद अगली 4 एफआईआर 2 अप्रैल को रात को फाइल की जाती है, रात के 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। और अगर तुम लोग इस पूरे केस को प्रैक्टिकली देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी के ऊपर नहीं है, ये ना आधे से ज्यादा पोश का केस। जिनको पोश के बारे में नहीं पता, 2013 के अंदर पोश एक्ट लाया गया था, जो होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एफआईआर के अंदर ये चीजें मेंशन की गई है कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती थी। काफी लड़कियों ने इस चीजों को क्लेम किया और टीसीएस इसको डिनाई कर रहा है। टीसीएस का ये बोलना है कि हमारे पास पोस्ट के अंदर कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। अभी तुम लोगों का बोलना होगा कि यार अगर पोस्ट के अंदर भी कोई कंप्लेंट कर रहा होगा, हैरेसमेंट में भी अगर कोई कंप्लेंट कर रहा होगा तो जो एचआर है वो दबा देती होगी। पर प्रोसेस कैसा होता है कि जो पोस्ट की कंप्लेंट है ना, वो एचआर को सरपास करके आगे जाए। और टीसीएस का बोलना है कि यार वो उनको सरपास करके हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आई नहीं है। अभी किस तरह से सरपास करती होगी, कैसे ये पूरा ऑपरेट करते होंगे, ऑपरेशंस मुझे नहीं पता, ये टीसीएस का बोल। और मुझे ये चीज काफी कन्विंसिंग भी लग रही है, क्योंकि मैक्सिमम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है। पोस्ट के जितने भी केसेस होते हैं वो मोस्टली ऑपरेशनल हेड्स के पास चले जाते हैं या फिर फाउंडर्स के पास चले जाते हैं। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली फाउंडर्स के पास नहीं जाएगा, पर ऑपरेशनल हेड्स के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। अगर नहीं पहुंचा गया और कंप्लेंट करी गई है तो ये एक टीसीएस फेलियर है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फेलियर है। और अगर प्रॉपर्ली कंप्लेंट्स को सरपास करके आगे नहीं भेजा गया था, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो लोग कंप्लेंट कर रहे थे उनको ये चीज पता नहीं थी कि कैसे सरपास करके कंप्लेंट को पहुंचाया जा सकता है, तो ये भी एक फेलियर। क्योंकि अगर आप लोग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो और आप लोग लड़कियों को यही नहीं बता रहे कि पोस्ट कंप्लेंट कैसे करनी है, तो आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो। और इस सबके बीच में प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? मेन मुद्दा हैरेसमेंट, इसको कवर ही नहीं किया जा रहा। शायद ये वाले मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके हमको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। निदा खान एचआर हेड को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बोला जा रहा है जो रेड फोर्ट अटैक हुआ था ना, उसके अंदर भी इसका हाथ था। इसको 78 मेल भेजे गए थे, इसने इग्नोर कर दिए। टीसीएस की तरफ से रिप्लाई आया, कोई मेल नहीं करेगा, ये कोई 78 मेल नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हवाई बातें। और जिस एचआर को मेल करने के दावे किए जा रहे हैं वो एचआर भी नहीं है। 3.5 साल से वहां जॉब कर रही है, 15 से 16 हजार की सैलरी एस्टिमेट बताई जा रही है इंटरनेट के, पर पता नहीं क्या मिल रहा है। हाँ, बट इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि वो प्रेग्नेंट भी है, जिसको कंसिडर करते हैं उनकी फैमिली ने एंटी सेपेटरी बेल के लिए फाइल भी किया था। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और अभी अगली हियरिंग 27 तारीख को है। अभी एंटी सेपेटरी बेल क्या होती है वो बता देता हूँ। ये वो बेल नहीं होती जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आपको बेल पे लाया जाता है। ये वो बेल होती है जिसके अंदर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ ही नहीं सकती, आपने पहले ही बेल का नोटिस ले रखा है। तो आपने न्यूज चैनल के ऊपर आगे पहले किसी को मास्टरमाइंड बता दिया, आपको उसकी डेजिग्नेशन भी नहीं पता दी, आपने उसको बता दिया भैया इसको 60-70 मेल आ रखे, इस औरत ने इग्नोर कर दिए। 58 emails sent to escalate matters allegedly ignored. रेड फोर्ट के अकाउंट से लिंक करके दे दिया इसको भी। अगर कल को इसका कोई गुनाह नहीं भी निकला ना, इसका करियर खत्म है। चाहे टीसीएस दोबारा रखेगा नहीं रखेगा पता नहीं, उसके बाद कोई और कंपनी तो नहीं रखेगी। और इनको बोला जाता है अननेसेसरी एक्सट्रीमिस्ट मीडिया ट्रायल। देखो अगर प्रॉब्लम निकलती है, गलती निकलती है, 100% सजा। नहीं निकलती तो आप लोग खिड़कियों के ऊपर बैठ के इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई है, डेफिनेटली हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट गलत, अंडर पोस्ट एक्ट इनको सजा मिलेगी। किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म किया, किसी धर्म को गाली बकिया, आपको सजा मिलेगी इंडियन कानून के अकॉर्डिंग। बट किसी भी रैंडम आदमी को उठा के एकदम विलेन बना देना, क्योंकि आज के दिन में आपके पास कोई कंटेंट नहीं है पर आपको पूरा एकदम प्राइम टाइम खींचना है। आपको ऊपर से बड़े मालिक ने बोल रखा है कि भैया इलेक्शन टाइट हो रखे, हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, तो आपको 8-10 दिन ये पूरी चीजों को स्ट्रेच करना है। ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। इससे क्या होता है, रियल मुद्दे दब जाते हैं। आप लोग मीडिया के ऊपर खिड़कियों के ऊपर आके लोगों को बता रहे होते हैं कि देख भाई तुझे इस चीज पे ऑफेंड होना चाहिए। 3-4 बार आप लोगों को जबरदस्ती गुद्दी पकड़ के ऑफेंड करते हो कि भाई ऑफेंड हो, तू भी तो हिंदू है, तू भी ऑफेंड हो। 5वीं बार वो खुद से ऑफेंड होना शुरू हो जाता है। इस चीज के लिए ना ज्यादा दूर नहीं जाते, अपूर्वा का केस देखते हैं। जो लोग अपूर्वा को नहीं जानते, रेबल किड, जो लोग रेबल किड को भी नहीं जानते, एक लड़की है बस। ये लड़की इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज्यादा कहानियां बनाती है, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करती रहती है। अभी इसने पीछे एक वीडियो बनाई जिसके अंदर क्या किया, उसने अपना कलावा काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि उसने बोला मैं कहीं जा रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ और ये ना मेरे एस्थेटिक को खराब करेगा, तो मैंने कैची ली और काट दिया कैमरे के सामने। 17 अप्रैल का इंसिडेंट था। उसी दिन शाम को बैकलैश आना शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे आप हिंदू धर्म की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, ऐसे कैसे आपने कलावा काट दिया। उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी कि भैया मेरे पंडित ने मुझे मना किया कि मत हटाना, पर मैं तो हटा रही हूँ। मेरे एस्थेटिक के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। और कुछ लोगों का इसके ऊपर बोलना है कि यार ये कंट्रोवर्शियल नहीं था, अगली की मर्जी। और अगर तुम्हें ये वाली चीज प्रॉब्लमेटिक अभी लग रही है, तुम्हें ऊपर वाली वीडियो भी लगी होगी, तुम्हें जो पीछे पूरी वीडियो गई है ये प्रॉब्लमेटिक लगी होगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग
लोग उस चीज के ऊपर ऑफेंड नहीं होते जिसपे तुम्हें जेन्युइनली होना चाहिए। तुम्हें ऑफेंड होना सिखा दिया गया कि भैया इस चीज पे आप ऑफेंड कैसे नहीं हो सकते। अभी जैसे मेरा ये कलावा है काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और इसके धागे निकल रहे हैं, और अगर अभी मैं इसको हटाने का डिसीजन लूं तो मैं प्राइवेटली ले सकता हूँ, कैमरे पे नहीं ले सकता। पता क्यों? आउटरीच हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि यार देखो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहा है। पर लोग समझते नहीं है कि ये धर्म नहीं है, ये मेरी आस्था है, और मैं इस आस्था को कितना मानूंगा ये मेरी चॉइस है, आपकी थोड़ी है सर। आपको जबरदस्ती ऑफेंड होना इतना सिखा दिया कि आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी भूल चुके हो। आप भूल चुके हो कि यार आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मैं डालू या ना डालू। अनटिल अनलेस वो आपको आगे बोल रहे हैं कि सारे के सारे कलावा हटाओ, इसमें कुछ नहीं है। अनटिल अनलेस वो आपकी पर्सनल आस्था को आगे अटैक कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा, कोई अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा है, हम लोग क्यों इतने फ्रेजाइल होके बैठे हैं? एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट हिंदू धर्म, पूरा का पूरा धर्म समाज ऐसा ही है। किसी भी धर्म में ले लो भाई, आप हल्का सा खिलाफ बोल के तो देखो। बाकी धर्म में तो सारे ही ठेकेदार है कि भैया हम है, थोड़ा बहुत कुछ खिलाफ बोल के देख लो, आ जाते लाइनें लगा के पीटने के लिए। लोगों के बिलीफ्स इतने ज्यादा फ्रेजाइल हो चुके हैं कि उनको मेरे बिलीफ से प्रॉब्लम है, लोगों को सामने वाले के बिलीफ से प्रॉब्लम है, और ये ऐसा सोसाइटी हमको सिर्फ और सिर्फ पीछे ही लेके जा रहा है। और अगर तुम्हें लगता है ये जो तुम्हारे माइंड के अंदर आउटरीच है ये ऑर्गेनिक है, तो सोचो कि इस आउटरीच से फायदा किसको हो रहा है। कौन सा न्यूज चैनल था जिसको 10 दिन का कंटेंट मिल गया? वो कौन सी पार्टी थी जिसको ये चीज भड़का के शायद 4 ज्यादा वोट मिल गए? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि 8-10 दिन मीडिया के ऊपर रहना चाहिए था? और अगर था भी इतना बड़ा मुद्दा तो इसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट पार्ट को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? क्यों एकदम से 5 इंसिडेंट्स को हाईलाइट कर दिया गया जिसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा था? क्या ऐसे इंसिडेंट्स पहले नहीं होते थे? और अगर पहले ऐसे इंसिडेंट्स होते थे तो हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता था? क्या बात इलेक्शन नहीं थे? क्या एयर इंडिया ने आज गाइडलाइन बनाई थी? क्या लेंस कार्ड की गाइडलाइन आज बनी थी? हिंदू धर्म में लोग दूसरे को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तू कलावा डाल के रख। मोरल पुलिसिंग पे आ चुके लोग कि भैया अगर तू हिंदू है तो तू ऐसा ही होना चाहिए। कौन बोला? किसी भी धर्म के ठेकेदार मत बनो, मोरल पुलिसिंग मत करो, सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं। किसी भी धर्म के अंदर जब 4 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ना भाई हम बदला लेंगे, तो उनके पीछे खड़े होने में बहुत पावरफुल लगता है। मानता हूं मैं इस चीज को कि भैया जब 5 लोग जाके किसी एक बंदे के माथे पे तिलक लगा के बोलते हैं जय श्री राम बोलो, और वो बोल देता तो भैया सेटिस्फेक्शन मिलती है। बड़े बड़े नेता लोग हमें नोटिस करते हैं, हो सकता है कल को टिकट मिल जाए, बट जो हम घर बैठे ऐसी वीडियोस को देख के ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या ये हमें ऐसा सोसाइटी आगे लेके जा रहा है? क्या ये सारी चीजें होने से मेरा किसी भी लेवल के ऊपर बेनिफिट है? ये सवाल करने हमने अपने आप से छोड़ क्यों दिए? और मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूँ। कंट्रोवर्सी सारे करते हैं, कुछ धर्म ऐसे भी ना जो कन्वर्जन के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया कन्वर्ट हो जाओ। अभी इसके अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, पर समझो कि तुमने किसी को कन्वर्ट कर दिया, तेरे घर पे रोटी कैसे आएगी? कोई कन्वर्ट हो गया तुझे रोटियां बेल के दे रहा है क्या? हमारी जिंदगी का मकसद हमारी जिंदगी बेटर करना क्यों नहीं है? अभी की पूरी चीज ना मैं एक बुक से रिलेट करता हूँ। एक बुक है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर ना एक चीज बोली गई है कि डेमोक्रेसी के अंदर ना कभी भी गवर्नमेंट फोर्स कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कभी भी प्रेशर देगी ना किसी चीज के ऊपर तो वो फटेगी। इट इज लाइक अ कुकर, अगर नीचे आग लगा दी और आपने ऊपर से पूरा पूरा लॉक कर दिया और सीटी भी नहीं रखी है ना तो कुकर फट जाएगा। तो सरकार क्या करती है, ऊपर एक सीटी लगा देती है जिसको नैरेटिव बोला जाता है, जिसके अंदर जब बहुत ज्यादा गैस पनपने लगती है ना तो थोड़ी बहुत स्टीम को रिलीज करने देती है, जिससे लोग सरकार के खिलाफ न हो जाए और नैरेटिव को कंट्रोल किया जा सके। तो जब भी आपको बोला जाए कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, दैट डजंट मीन कि आप साउथ कोरिया के अंदर हो, दैट मींस आपके नैरेटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। और तुम लोग इस चीज पे मुझसे आज डिसएग्री कर सकते हो, पर 10 साल 15 साल 20 साल कभी ना कभी तुम्हें ये चीज समझ आएगी, और उस दिन में तुम्हें याद भी नहीं होगा पर तुम्हें समझ जरूर आएगी। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जाने से पहले ओडू को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो देखो, मेरी बहुत पसंदीदा है। बाय बाय।